हाय फ्रेंड, आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रीडम में आपका स्वागत है। और आज हम भारतीय मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला में लोदी वंश के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको सैयद वंश के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने सैयद वंश का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के सैयद वंश के वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को कृपया करके लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोदी वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लोदी वंश की स्थापना 1451 में हुई थी और ये 1526 तक चला था। 1526 तक चला था। इसका जो संस्थापक था जिसका नाम बहलोल लोदी था, जो 1451 में लोदी वंश की स्थापना करता है। और जो लोदी वंश था, मतलब जो बहलोल लोदी था, यह प्रथम अफगान शासक था। इससे पहले कोई अफगान शासक नहीं आए थे। उससे पहले जो भी शासक बन रहे थे वो सभी तुर्क शासक बन रहे थे। ये पहला अफगान शासक बोला जाता है। तो बहलोल लोदी ने 1451 में लोदी वंश की स्थापना की थी। बहलोल लोदी जो था वो गिजलाई कबीले के साहू खेल शाखा का था। मतलब बताया जाता है बहलोल लोदी जो था अफ़गानिस्तान की गिजलाई कबीला था, उसकी साहू खेल नाम की एक ब्रांच थी। उस ब्रांच मतलब उस शाखा का था, साहू खेल शाखा का था। इसके पिता का नाम मलिक काला खां था, जो खिज्र खां के समय एक दौराला क्षेत्र पड़ता था, वहाँ पर ये राज्यपाल होते हैं। मतलब सैयद वंश के शासक खिज्र खां के समय में दौराला क्षेत्र के शासक राज्यपाल होते हैं। बहलोल लोदी की जो उपाधि थी बहलोल शाह गाजी की थी। बहलोल लोदी की जो उपाधि थी वो बहलोल शाह गाजी की थी। बहलोल लोदी की उपाधि, यह अपने सरदारों को आली ए मनसद कहकर पुकारा करता था। और बताया जाता है जब वो अपने दरबार में आता था बहलोल लोदी, जब तक गद्दी पर नहीं बैठता था जब तक उसके सरदार अपने गद्दी पर नहीं बैठ जाते थे। तो यह अपने सरदारों को आली ए मनसद कहकर पुकारा करता था। इसने बहलोल सिक्कों का प्रचलन किया था। बहलोल सिक्के जो थे वो चांदी के सिक्के थे। इसने अपने नाम से बहलोल सिक्कों का प्रचलन किया था। इसने लगभग 38 वर्षों तक शासन किया। इसकी मृत्यु 1489 में हो जाती है। देखिएगा, बहलोल लोदी जो था ये दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक था। यह प्रथम अफगान शासक था। मतलब ये अफगान वंश, ये प्रथम अफगान वंश बोला जाता है लोदी वंश। तो प्रथम अफगान शासक था। ठीक है, इसने बहलोल सिक्कों का प्रचलन किया था, जो चांदी के सिक्के होते थे। इसने 38 वर्षों तक शासन किया और 1489 में बीमार होने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम इसके कुछ विजय अभियानों की बात कर लेते हैं। बहलोल लोदी ने अपने प्रमुख सैन्य अभियानों में मुल्तान, मालवा और ग्वालियर को जीता था। मुल्तान और मालवा और ग्वालियर को जीता था। इसके अलावा इसने जौनपुर में, जहाँ पर सरकी वंश का शासन चल रहा था, उसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। जौनपुर के जो सरकी वंश का शासन चल रहा था उसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। इसकी मृत्यु के बाद में इसका बड़ा पुत्र जो होता है, जिसका नाम होता है निजाम खां, वो दिल्ली का शासक बनता है 1489 में। जब 1489 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1489 में, तो निजाम खां सिकंदर लोदी के नाम से शासक बनता है। यह 1489 से 1517 तक शासक रहता है। 1517 तक शासक पद पर रहता है। तो हमें अब इसके बारे में पढ़ेंगे। अपने पिता बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी 1489 में शासक बनता है और 1489 में शासक बनने के बाद 1517 तक शासक पद पर रहता है। सिकंदर लोदी का मूल नाम निजाम खां था। इसने अपने समय में सबसे अधिक लोदी वंश का साम्राज्य विस्तार किया था। मतलब ये सबसे अधिक प्रतापी शासक बोला गया, महान शासक बोला गया। और ये मतलब बहुत ही पढ़ा लिखा विद्वान शासक था। पढ़ा लिखा विद्वान शासक था। इसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की और आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया। 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना करता है और आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। यह गुररुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। बताया जाता है ये फारसी का बहुत ही अच्छा विद्वान था, इसलिए
फारसी भाषा में गुररुखी के नाम से कविताएं लिखता था। इसने भौम पैमाए संयंत्र मतलब भौम मापन यंत्र गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था। गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था, जिससे भूमि मापी जाती थी, और गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था। इसने सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को मुहर्रम पर जुलूस निकालने, मुसलमानों को मुहर्रम पर जुलूस निकालने और महिलाओं को मुस्लिम संतों की जो मज़ार होती थी उस मज़ार पर जाने से इसने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया, मना कर दिया कि कोई भी महिला किसी भी मुस्लिम संत सूफी संत की मज़ार पर नहीं जाएगी। तो इसने मुस्लिम महिलाओं को मज़ारों पर जाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। और उसने बाद में क्या किया, नगरकोट पर आक्रमण करता है और नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर, नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण करता है और उस मंदिर को ध्वस्त कर देता है, तोड़ देता है। तो बताया जाता है उस नगर पर आक्रमण करता है, उस नगर पर आक्रमण करके मंदिर को तोड़ देता है और जो मंदिर की जो मूर्ति होती हैं उन मूर्तियों को कसाईयों को दे देता है मांस तौलने के लिए। ये इतिहासकार बताते हैं कि उस मंदिर को तोड़कर और मंदिर की जो मूर्तियाँ होती हैं उन्हें कसाईयों को दे देता है मांस तौलने के लिए। ठीक है, यह है। उसके बाद संस्कृत का एक ग्रंथ होता है जिसका नाम आयुर्वेद होता है, तो उसे फारसी भाषा में अनुवाद कराता है फरहंगे सिकंदरी के नाम से, फरहंगे सिकंदरी के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद कराता है। इसके बाद में क्या होता है, यह इसने दिल्ली में मोठ की मस्जिद का निर्माण कराया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, दिल्ली में मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो हम बताएंगे सिकंदर लोदी ने। ठीक है, इसका जो अभियान थे, विजय अभियान, जिसमें भद्रांचल, धौलपुर, मालवा और इत्यादि जगहों को इसने जीता था। तो बताया जाता था एक साम्राज्यवादी दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का यह एक साम्राज्यवादी शासक हुआ है। मतलब इतना साम्राज्य का विस्तार बहलोल लोदी ने नहीं किया, इससे ज़्यादा इसने किया। लेकिन इसके बाद जो पुत्र इसका बनता है वो जल्दी ही मारा जाता है पानीपत के प्रथम युद्ध में, वो साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाता है। तो इसने भद्रांचल, धौलपुर, मालवा आदि क्षेत्रों पर विजित किया, जीता था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने कभी दाढ़ी नहीं रखी थी। बताया जाता था इसने सुंदर दिखने के लिए दाढ़ी नहीं रखी। जब इसकी मौत हुई 1517 में तो गले की बीमारी की वजह से हो गई थी। इसकी मौत 1517 में हो जाती है, 1517 में हो जाती है। और गले की बीमारी, कुछ विद्वान ये कहते हैं ये कैंसर रोग से पीड़ित था, लेकिन ये पता था कैंसर गले में था, तो गले की बीमारी या गले के कैंसर की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती। जब इसकी मृत्यु हो जाती तो इसका बड़ा पुत्र होता है जिसका नाम इब्राहिम लोदी होता है। वह 1517 में जब शासक बनता है तो उसका बहुत ज़्यादा उसी समय विरोध होने लगता है। उसका चाचा भी विरोध करता है, दौलत खान लोदी, तो विरोध होने लगता है। इसी समय वो क्या करता है, ग्वालियर पर विजय प्राप्त करता है। उसी समय मतलब शासक बनने की कुछ समय बाद क्या करता है, ग्वालियर पर विजय प्राप्त करता है। इधर उसके चाचा उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होते हैं, इधर क्या। और दूसरी तरफ 1517 में खटौली के युद्ध में राणा सांगा इसे पराजित कर देते हैं, राणा सांगा पराजित कर देते हैं। लेकिन दिल्ली पर अधिकार करने में राणा सांगा असफल रहते हैं। तो खटौली के युद्ध में राणा सांगा जब पराजित कर देते हैं, उधर इसके चाचा दिल्ली की सत्ता पाना चाहते हैं, दौलत खान लोदी, तो इधर दिल्ली की सत्ता राणा सांगा पाना चाहते हैं। तो क्या होता है, दोनों लोग मिलकर के बाबर को आमंत्रित करते हैं भारत में युद्ध करने के लिए, मतलब आक्रमण करने के लिए। यही राणा सांगा और दौलत खान लोदी इस उद्देश्य से ही आमंत्रित बाबर को करते हैं कि बाबर भारत में आक्रमण करके धन दौलत लूटकर वापस चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित करता है, इब्राहिम लोदी को पराजित करता है और भारत में ही मुगल वंश की नींव डाल देता है। तो अगले सेशन में हम इसके बाद में मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी विद फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।